हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वंस अगेन। आज की वीडियो के अंदर हम 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज के एमसीक्यू लेके आ रहे हैं और आज इस चैप्टर में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बाय मिस्टेक यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। चैप्टर के नाम में NATURE है, मैंने इसको गलती से A लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर सकते हैं, छोटी सी गलती है। और 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आज हम ये वीडियो इस एमसीक्यू की लेके आए हैं। और जैसे आपको पता है अकाउंट्स की ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज चल रही है और साथ साथ हम इकोनॉमिक्स की भी शुरू करने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और जो लोग नए जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो लोग ऑलरेडी इन वीडियोस को पहले भी देख चुके हैं चैप्टर्स के अंदर, तो उसके बाद और अच्छे क्वेश्चन हैं। और साथ साथ खाली यही क्वेश्चन थी, आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इसके अंदर लाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यू। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बिजनेस मैनेजमेंट, इसका बिजनेस स्टडीज, उसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस या डी ऑल ऑफ द अबव। तो मैनेजमेंट की जरूरत किन ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं यानी एनपीओज हैं, या सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या सारी हैं। कहां पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है? देखो, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कहीं पर भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो घर हो, मंदिर हो, कंपनी हो, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, कोई भी सर्विस कंपनी, सोसाइटीज, हर जगह मैनेज करना पड़ता चीजों को। तो मैनेजमेंट की जरूरत किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ती है, यानी कि चाहे एनपीओज हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर आएगा। तो मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पड़ेगी। नंबर 2, successful organizations do not achieve goals by chance but by following a deliberate process which is known as A planning, B coordination, C controlling या D management। भाई, जो कंपनी सक्सेसफुल हो जाती हैं, उनके जो गोल्स अचीव होते हैं, जो भी कंपनी सक्सेसफुल हैं, उनके गोल्स अचीव करने में उनका चांस तुक्के नहीं लगते, पर वो डेलिब्रेट प्रोसेस फॉलो करते हैं। क्या ऐसा प्रोसेस है जिसको फॉलो करके वो अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं? ए प्लानिंग, बी कोऑर्डिनेशन, सी कंट्रोलिंग और डी मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट जरूरी है, कंट्रोलिंग भी जरूरी है, प्लानिंग जरूरी, सब कुछ जरूरी है, पर बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, हर एक केस के अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत तो पड़ेगी। और कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, जानबूझे प्रोसेस है, मतलब कि ये अपने आप नहीं होता। तो गोल्स अचीव करने के लिए सबसे बड़ा स्टेप क्या होना चाहिए? वो है कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, एफिशिएंसी। आपने वर्ड पढ़े हुए हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। अभी एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग्स राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट्स या नन ऑफ द अबव। डूइंग द राइट थिंग का मतलब होता है सही चीज करना। डूइंग थिंग्स राइट्स मतलब कि चीजों को सही तरीके से करना। अचीविंग एंड रिजल्ट्स मतलब रिजल्ट्स अचीव करना, या इनमें से कोई नहीं। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है कि आप अपने काम को जो पूरा कर रहे हो वो कम से कम कॉस्ट में करो। एक इफेक्टिवनेस होता है, एक एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब आप अपने मिनिमम कॉस्ट के साथ, इकोनॉमिकल कॉस्ट के साथ अगर आप चीजें खत्म करते हो तो एफिशिएंसी, आप एफिशिएंट कहलाते हो। तो डूइंग द राइट थिंग, सही चीज करना एफिशिएंसी नहीं होती। चीजों को सही तरीके से करना, कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट करना, रिजल्ट्स तो अचीव करना ही करना है, लेकिन डूइंग थिंग्स राइट, ठीक है, एफिशिएंसी होती है। आपको सिर्फ रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स अचीव करना उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाए। अगर हम सी पार्ट की बात करें कि रिजल्ट्स अचीव कर लिया, रिजल्ट्स अचीव करना एफिशिएंसी है, रिजल्ट्स अचीव करने में एफिशिएंसी नहीं आती, क्योंकि रिजल्ट्स तो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट पे भी अचीव कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। सही चीज करना भी जरूरी नहीं है, चीजों को सही तरीके से करना, डूइंग थिंग्स राइट, ये इसका ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफेक्टिवनेस। अब बात करते हैं एफिशिएंसी के बाद इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स या सारे। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस होता है कि काम को कंप्लीट करना, ठीक है ना, उसमें कॉस्ट नहीं देखी जाती, बस काम को टाइम पर कंप्लीट करना। तो डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स या सारे। यहां पर आपको लग रहा है कि सही चीज करना, कंप्लीट करना और गोल अचीव करना, ये सारे ही इफेक्टिवनेस के अंदर आते हैं, ऑल ऑफ द अबव।
क्योंकि गोल्स अचीव करना जरूरी है। अब इसके अंदर एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इफेक्टिवनेस हो रही है। इफेक्टिवनेस का मतलब है काम कंप्लीट करना है, तो सही चीज करना, कंप्लीट करना, गोल्स अचीव करना, तो ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 5, Tarang Enterprises Limited is planning to increase its sales by 30% in the next quarter. Identify the feature of management being highlighted in the given statement. तो तरंग एंटरप्राइजेस जो है अपनी सेल्स को 30% बढ़ाना चाहती है नेक्स्ट क्वार्टर में। तो ये क्या है, क्या मैनेजमेंट का कौन सा फीचर यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है? केस स्टडी की तरह छोटा सा क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस, या सारे? कोई ऐसा फीचर है जो आपको आइडेंटिफाई करना, हाईलाइट करना है इसके अंदर कि कंपनी अपनी सेल्स को 30% इंक्रीज करना चाहती है, तो क्या करना चाहती है? ऑल परवेसिव नहीं, ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट सब जगह एप्लीकेबल है। कंटिन्यूस का होता है कि शुरू से लेकर आखिर तक बढ़ने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यहां पर जब कंपनी 30% टारगेट अचीव करना चाहती है, मतलब कि गोल अचीव करना चाहती है, तो ये फीचर होता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो ये फीचर इसमें डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन टू अचीव इट। दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस? तो मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क, मैनेजमेंट काम को ट्रांसलेट कर रही है टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट। तो काम जो अचीव करना है, जो काम अचीव करना है उसको गोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। जो गोल्स अचीव करने हैं उसमें फिर उन चीजों को सौंपा जाए उन लोगों को जिन्होंने अचीव करना है। तो स्टेटमेंट क्या बताती है? काम को मैनेज करना, यस, काम को तो मैनेज हो ही रहा है, लोगों को मैनेज भी करना और ऑपरेशंस को मैनेज करना, तो सारे हो सकते हैं इसके अंदर। तो यहां पर गोल्स अचीव करना भी है, लोगों को मैनेज करना भी है, काम को मैनेज करना भी है। तो यहां पर अगर स्टेटमेंट जो है वो सारी चीजें शो कर रही है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी। वैसे मैनेजमेंट ऑपरेशन में स्टेप बाय स्टेप होता है, तो हम यहां पर कहेंगे ट्रांसलेट्स द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू अचीव एंड असाइंस द मींस टू अचीव इट। तो एक्चुअल में हम जो बात कर रहे थे इस क्वेश्चन के अंदर कि मैनेजमेंट जो है वो काम को ट्रांसलेट करिए इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू अचीव एंड असाइंस द मींस टू अचीव इट। तो एक्चुअल में यहां पर काम को मैनेज किया जा रहा है, तो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो 6 में आता है ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्योंकि काम को मैनेज करने की बात, खत्म करने की बात की जा रही है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर्स डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट मेकर बेकरी हैज रिड्यूस्ड द शुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट्स। This approach of business shows that management is an intangible force, a group activity, a dynamic function या multidimensional activity। तो कंज्यूमर्स की डिमांड चेंज हुई है, प्रेफरेंसेस चेंज हुई हैं, तो इस कंपनी ने टेस्ट मेकर बेकरी ने शुगर एंड फैट कंटेंट कम कर दिए हैं अपने प्रोडक्ट्स में। तो ये क्या बताता है? बिजनेस क्या, कौन सी अप्रोच दिखाता है मैनेजमेंट की? इंटेंजिबल फोर्स, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक या मल्टीडायमेंशनल? यहां पर बताता है कि मैनेजमेंट डायनेमिक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेंजेस, कंज्यूमर्स की डिमांड और प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस ला रही है। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन की तरह काम कर रही है। दे आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है? आपको पता है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? उसमें पहला लिखा हुआ है अर्निंग एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, B, earning sufficient profits to cover risk of business, C, increasing the prospects of business in the long run, या D, providing free education to the employees children। तो रेवेन्यू अर्न करना ताकि कॉस्ट कवर हो जाए, प्रॉफिट्स सफिशिएंट कमाना ताकि बिजनेस के रिस्क कवर हो जाए, और इंक्रीजिंग द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस लॉन्ग रन। ये जो फर्स्ट 3 हैं, ये तीनों की तीनों कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। आपको पता है इसमें कि अपनी रेवेन्यू भी आनी चाहिए ताकि कॉस्ट कवर हो जाए, प्रॉफिट्स भी आ जाए रिस्क कवर करने के लिए फ्यूचर में, और बिजनेस को ग्रोथ भी मिले। तो सर्वाइवल भी है, ग्रोथ भी है, सब चीजें, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, सब कुछ आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। लेकिन फ्री एजुकेशन जो अपने एम्प्लॉइज के बच्चों को देना है, ये कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब ये डी पॉइंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। नंबर 9, which of the following statement is not relevant to the concept of management as a inexact science? भाई मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट साइंस के अंदर ये परफेक्ट साइंस नहीं है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरह।
तो वो नहीं है, मान लिया उस कंसेप्ट से कौन सी स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं आती इसमें। पहला है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक्स यूनिवर्सल वैलिडिटी, बी द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, the principles of management have to be modified according to given situation, and management involves dealing with human behavior and outcomes cannot be predicted with utmost accuracy। तो कौन सा चीज रेलिवेंट नहीं है भाई? ये यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसीलिए तो कहते हैं भाई यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है इसलिए मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी नहीं है इसलिए मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है। हर जगह एप्लीकेबल में हर जगह वैलिड भी नहीं है। अब आते हैं सी और डी पॉइंट। द प्रिंसिपल मैनेजमेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, और मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है और उसके आउटकम्स को हम अटमोस्ट एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और यही तो साइंस में है, इसलिए तो इनएग्जैक्ट साइंस नहीं है कि मैनेजमेंट के ह्यूमन बिहेवियर है इसलिए आउटकम्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये रेलेवेंट नहीं है इनएग्जैक्ट साइंस के साथ। इसका मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ये भी ठीक है, इसलिए ये भी मतलब वैलिडिटी नहीं है, एप्लीकेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो हैं और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ रहा है, ये जो है ये इनएग्जैक्ट साइंस से डील नहीं करता, वो रेलेवेंट नहीं है। बाकी तीनों चीजें मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस से रेलेवेंट होती हैं। 10th क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स, और इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स टू बी मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसमें से कौन सी चीज है जो मैनेजमेंट को आर्ट बनाती है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, ये तो हो नहीं सकते। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अलग अलग मैनेजर्स अलग तरीके से इसको ट्रीट करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को एक आर्ट बोला जाता है। क्योंकि जो 4th पॉइंट है ये प्रोफेशन की तरह आता है, ठीक है। तो बाकी जो है वो साइंस की तरह है। टी वाला पॉइंट प्रोफेशन का है और जो सी वाला पॉइंट है ये मैनेजमेंट आर्ट के अंदर रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल। इसमें से कौन सा टॉप लेवल में डेजिग्नेशन नहीं आती? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन या प्रोडक्शन मैनेजर। देखो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन सब टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर आपका मिडिल लेवल में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल। अब इसमें बताना कौन सा मिडिल लेवल में नहीं आता? ऑपरेशंस हेड, सेल्स मैनेजर, सीईओ, सीओओ एंड डिवीजन मैनेजर। देखो सेल्स मैनेजर आपका मिडिल लेवल में आते हैं, ये भी आपके मिडिल लेवल में आ सकते हैं, ये मिडिल लेवल में आ सकते हैं, लेकिन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आपका टॉप लेवल में आते हैं, इसलिए ये मिडिल लेवल में नहीं आते। 13th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल। इसमें से कौन सा लोअर लेवल में नहीं आता? प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर या मार्केटिंग मैनेजर। ये जो सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइजर्स है, सेक्शन ऑफिसर, सब के सब आपके मिडिल लेवल में आते हैं, ठीक है, लोअर लेवल में आते हैं, सॉरी। तो मार्केटिंग मैनेजर जो है वो से मिडिल लेवल में आता है, तो इसका मतलब ये लोअर लेवल में नहीं आता। 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल। इसमें से कौन सा टॉप लेवल का फंक्शन है? एश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, नहीं, क्वालिटी ऑफ आउटपुट तो लोअर लेवल का काम है। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिपार्टमेंट्स, अपने अपने डिपार्टमेंट में ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना, ये मिडिल मैनेजमेंट में आता है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये जो है टॉप लेवल में आता है कि उसको बिजनेस की सारी एक्टिविटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और साथ साथ सोसाइटी पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा उस पर भी उसी का फोकस रहेगा। क्योंकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना भी लोअर लेवल में आता है। Which of the following statements are does not pertain to middle level? इसमें से कौन सा मिडिल लेवल में नहीं आता पूछ रहे हैं। तो they are responsible for all the activities of operational managers, ये तो मिडिल लेवल में आएगा। They are responsible for the welfare and survival of organizations. They interpret the policies made by top level, ये भी आता है। Cooperate with the other departments for the smooth running organization, ये मिडिल लेवल में आता है। लेकिन ये जो है कंपनी का सर्वाइवल और वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिडिल लेवल की नहीं है, तो ये फंक्शन उसमें नहीं आता। 16th क्वेश्चन है दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हमारे लोअर लेवल में आते हैं और टॉप लेवल के बीच में लिंक का कौन काम करता है? इसमें काम करते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके,
17th क्वेश्चन है सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप। ये चार चीजें जो हैं ये की एलिमेंट्स हैं ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप ये सब के सब डायरेक्टिंग के पार्ट्स हैं, ध्यान रखना। दे आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल फंक्शंस। मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को बाइंड करने का काम क्या करता है? कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग या मैनेजमेंट हायरार्की। कोऑर्डिनेशन ऐसी फोर्स है जो सारे फंक्शंस को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को एक दूसरे के साथ बांधती है, कंट्रोल करती है। तो बाइंडिंग फोर्स है कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19, कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों जरूरी है? क्यों एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है कोऑर्डिनेशन को? क्योंकि इट इज अ कॉमन थ्रेड दैट runs through all the activities in the organization. Yes, coordination is required at all levels. It is implicit and inherent. ऑर्गेनाइजेशन के सभी फंक्शंस के अंदर पाया जाता है। इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल फंक्शंस। यस, ये भी है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन इन तीनों फीचर्स को अपने अंदर लेके आ रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऐसा फीचर बताना है आपने जो इसमें हाईलाइट किया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन। इट बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। कोई एक बारी का फंक्शन नहीं है, प्लानिंग से स्टार्ट होकर कंट्रोलिंग तक चलता है। मतलब कि क्या है? कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन? नो। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, हर जगह एप्लीकेबल है? नहीं लिखा ऐसा कुछ। कंटिन्यूस प्रोसेस, यस, प्लानिंग से स्टार्ट होकर कंट्रोलिंग तक चलता है। इसका मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेलिब्रेट फंक्शन तो है, मान लीजिए ये सारी चीजें आती हैं कोऑर्डिनेशन में, लेकिन जो लाइन बताई है नॉट अ वन टाइम फंक्शन, ये बताता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की वीडियो के 20 दमदार क्वेश्चंस जो आपके बहुत काम आ सकते हैं इस फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे आने चैप्टर्स के लिए भी आपके पास बहुत सारे एमसीक्यू हम लेने वाले हैं, और साथ साथ अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की अच्छी चलते रहेंगे। तो साथ साथ दोनों टाइप की, तीनों क्लासेस की, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस की एमसीक्यू आपको मिलती चली जाएंगी। तो फॉर दैट आप कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। कनेक्ट विद लर्न इन कॉमर्स एंड बी कनेक्ट विद लर्न इन कॉमर्स। जो लोग नहीं जुड़ते हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड बी कनेक्ट विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।